स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस टॉपिक में, सेगमेंट में, वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, जो यूपी पुलिस का सिलेबस है उसमें 38 प्रश्न आने होंगे जीएस के। हर पार्ट के आएंगे, लेकिन हमने जीएस के 38 क्वेश्चंस को लिया है इसमें एज ए प्रैक्टिस सेट के तौर पे आप मान लेंगे, और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपको पार्ट तैयार करना है, अपना ये सेगमेंट अपना पूरा तैयार करना है, वो इसी हिसाब से तैयार करना है, कंबाइंड प्रश्नों को पढ़ करके, है ना। इस आधार पर मैं इस टॉपिक को लेकर के आया हूँ आपके लिए। इसमें लगभग मैंने 30 क्वेश्चनों को लिया है, 8 क्वेश्चन हैं वो रह गए, फिर मैं अगले टॉपिक में बता दूंगा। इसी तरीके से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, है ना। ऐसे ही प्रश्न आपको कंबाइंड याद करने हैं जैसे जीएस के ये हैं। इसी तर्ज पर प्रश्नों के क्वेश्चंस, माफ कीजिए, पेपर में जो क्वेश्चंस छप करके आ रखे होंगे वो इसी हिसाब से आ रखे होंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहें और एक एक प्रश्न को देखें मेरे साथ और छापें। किस हिसाब से आयोग सेट करता है एग्जाम को, किस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। प्रश्नों की प्रकृति क्या रहती है जीएस के अलग अलग पार्ट से। तो जैसे देखिए, पेपर किस हिसाब से छपता है, किस हिसाब से बनता है। जीएस पेपर है जी, और जीएस पेपर में प्रश्नों की संख्या है 38। कितनी है? 38 प्रश्नों की संख्या जो आने। एक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा भैया? 2 नंबर का। तो टोटल कितने मिलने होंगे आपको? 76 नंबर मिलने होंगे। पर हम आपसे कह रहे हैं कि 76 क्या, आप 70 लाओ, 65 लाओ, टॉप स्कोर हो जाएगा ये जीएस में आपका, है ना। और उम्मीद है कि आपको लेकर के आना चाहिए। तो देखो, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पूछा गया क्वेश्चन है ये। इससे पहले भी 1000 बार पूछा गया ये यूपी में, है ना। यूपी की बहुत सारी परीक्षाओं में कि जनसंख्या घनत्व बताना है हमें 2011 की जनगणना से। अब जनगणना 2011 की पढ़नी है हमें, उसी के प्रश्न पढ़ने हैं, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व था गाजियाबाद का। कौन सा था? गाजियाबाद का। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद में रहती है। ये पॉइंट नोट कर लेना। सबसे ज्यादा साक्षरता भी गाजियाबाद की है, सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती की है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात जौनपुर का है उत्तर प्रदेश में। ये पॉइंट आप याद रखने हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा गया, देखो, जौनपुर शहर की स्थापना किसने करी? जौनपुर को किसने बसाया था? नींव किसने रखी जौनपुर शहर की? तो जौनपुर को बसाने वाला कौन सा शासक था? फिरोज शाह तुगलक। उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द ही प्रश्न घूम रहे होंगे, आप ये भी ध्यान रखना, हिस्ट्री के हों चाहे कैसी भी मॉडर्न हिस्ट्री के हों, है ना। जौनपुर को किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का एक शासक था, उदार शासक था। बहुत सारे अच्छे काम किए उसने, तमाम जनता के लिए अस्पताल बनवाए थे उसने, बागों को लगवाया था उसने, फलों की गुणवत्ता पे काम किया उसने, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था, जिनके ब्याह ना है जिनके ब्याह करवाए बाने, ये सब काम करवाए। मैरिज ब्यूरो की स्थापना करी फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगान गुलाम रहते थे सबसे ज्यादा उसके समय में, तो ये बसाया। 300 शहर बसाए, उसके अलावा 300 शहरों में ये भी था। तीसरा प्रश्न, ब्रिटिश संसद में एकमात्र वायसराय, ब्रिटेन की संसद में एकमात्र वायसराय भाई साहब जिस पर महाभियोग लगाया गया, कंप्यूटर जी, एक ही वायसराय था जिस पर महाभियोग लगाया गया, और उसका नाम वॉरेन हेस्टिंग्स। ये नोट कर लेना। बंगाल का चार्ज रहता था इस पर, बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया था, तो यहाँ से गया, भ्रष्टाचार करके गया, अब तमाम पैसा हड़प के गया दुनिया भर का। तो ब्रिटिश संसद में पूछा गया कि भाई क्या होता है भारत में रहते हुए, अब जी हमारे कंप्यूटर जी पूछ रहे हैं कि महाभियोग क्या होता है गुरु जी। तो कंप्यूटर जी को हम महाभियोग के बारे में बताएंगे। कब बताएंगे? जब हम क्लास पढ़ा रहे होंगे संविधान की। ये महाभियोग आजकल हमारे संविधान में है, लेकिन उन्होंने अपने एक भ्रष्टाचार के आरोप में लगाया था वहाँ पे कि आप भारत में शासन करके आए, बंगाल के ऊपर शासन करके आए, तो आपने पैसे को लूटा, भारतीय लोगों के पैसे को लूटा, तो उसका हिसाब दो आपने, क्या कहाँ गबन किया। आजकल हमारे संविधान में पढ़ते हैं, आर्टिकल 61 में महाभियोग लगाया जाता है भारत के राष्ट्रपति के ऊपर, और इस व्यवस्था को हमने अपनाया है अमेरिका के संविधान से। इससे बोलते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं संविधान में, ठीक है। अब ये प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब पीछे क्या है इसमें? बंगाल। अब बंगाल है तो बंगाल में स्थापना करी, सीधी सी बात है, इसमें दिमाग नहीं इधर उधर ले जाना आपको। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना बंगाल में हुई 1784 में, और व्यक्ति था विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी किससे रिलेटेड थी? शिक्षा के विकास से, शिक्षा पर काम किया था इस सोसाइटी ने। तो विलियम जोन्स ने इसे बनाया था, लेकिन उस समय चार्ज किसका था? वॉरेन हेस्टिंग्स का ही था बंगाल में। अगर पूछ ले आपसे कि किसके शासनकाल में? वॉरेन हेस्टिंग्स के में। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके पेपर में ये आने वाला होगा, इसी तरीके से आने वाले होंगे। कहने का मतलब, यूपी का राजकीय पशु, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। और भारत का राजकीय पशु कमेंट बॉक्स में बताओ आप, देश का राजकीय पशु क्या है?
अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से लिया है, हुणों ने भारत पर कब आक्रमण किया? हुण विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, और गुप्त वंश के समय में इन्होंने आक्रमण किया था विदेशी आक्रांताओं ने। आक्रांता किसे कहते हैं? जो आक्रमण करने वाले होते हैं। तो इन्होंने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया, और स्कंदगुप्त, गुप्त जैसे पीछे नाम क्या आ रहा है इसके, गुप्त आ रहा है ना, तो गुप्त वंश का शासक था। इसने हराया था बहुत बुरी तरीके से इन लोगों को, हुणों को, तो इसके समय में आक्रमण हुआ। अगला संविधान से लिया है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसी तरीके से प्रश्नों का स्ट्रक्चर आ रखा होगा पेपर में आपके सामने, कंबाइंड अच्छे से देखना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जो कि कल की तारीख आने वाली है। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी कल की ही डेट को, वर्ष 1950 को, पॉइंट याद रखना है। और 3.3 काम हुए थे इसी बैठक में। राष्ट्रगीत अपनाया गया था वंदे मातरम, राष्ट्रीय गाना अपनाया गया था जनगण मन, और क्या हुआ था तीसरा, भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे, है ना, इसी बैठक में। अगला प्रश्न पूछता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है भारत में? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है भाई साहब? कंप्यूटर जी कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। यूपी का भारत में चौथे नंबर पर है। इससे 3 बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश से क्षेत्रफल में। अगला प्रश्न उन्होंने पूछा है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित मंदिर बने हुए हैं तीनों धर्मों में। हिंदू धर्म के भी हैं, बौद्ध धर्म के भी हैं, जैन धर्म के भी हैं। जो हिंदू मंदिर हैं जो कौन सी गुफाओं में हैं? तो जो एलोरा की गुफाओं में स्थित है। एलोरा की गुफा कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, है ना। अगला बांध फिर यूपी से लिया है, राजघाट बांध कौन सी नदी पर है? तो राजघाट बांध है बेतवा नदी पर। जिला कौन सा आएगा? झांसी। और ललितपुर भी पढ़ लेते हैं सीमा में, है ना, बेतवा नदी बहती है, पॉइंट नोट कर लेना। जयपुर के एक राजा थे जिनका नाम था राजा जयसिंह। जयपुर के राजा जयसिंह, इन्होंने वेधशालाएं बनवाई थी। वेधशालाएं बनवाई थी मतलब भूगोल से संबंधित, मतलब ब्रह्मांड से संबंधित इन वेधशालाओं में जानकारियां जुटाई जाती थी उस समय, ठीक है। तो कहाँ पे बनवाई? जैसे उज्जैन में भी बनवाई थी इन्होंने, दिल्ली में भी बनवाई और जयपुर में भी बनवाई थी। ये वेधशाला बनवाई थी, सभी शहर लिख लेना, है ना। अब एक भूगोल का क्वेश्चन है या पर्यावरण का क्वेश्चन कह लो, इस तरीके से पेपर डिजाइन होगा। जो हमारा वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, लगातार गर्मी बढ़ती है वायुमंडल में, उसकी वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। उसमें गैसेज होती हैं जो सबसे ज़्यादा गर्मी करती हैं हमारे वायुमंडल वातावरण में। तो क्वेश्चन आता है, वैश्विक तापमान कौन सी गैस की वजह से सबसे ज़्यादा बढ़ता है? तो कौन सी गैस की वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस होती है वैश्विक तापमान के लिए, सर्वाधिक जिम्मेदार गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, मेथेन भी होती है, जलवाष्प भी होती है, ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट में आती हैं। वन अनुसंधान संस्थान, जो हमारे जंगल हैं उनके ऊपर जो अनुसंधान होता है, पेड़ पौधों के अलग अलग प्रजातियों के ऊपर शोध होता है, वो कहाँ पे होता है? देहरादून में। तो वनों का अनुसंधान संस्थान स्थित है भाई साहब देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या की राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी। और पेट्रोलियम अनुसंधान भी देहरादून में, ये भी नोट कर लेना। पेट्रोलियम अनुसंधान भी कहाँ है भैया? देहरादून में, ये पॉइंट भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन लिया हमने, नटराज की कांस्य की मूर्ति, काय की मूर्ति है? कांस्य की प्रतिमा है ना। नटराज भगवान बोले तो भगवान शिव, भगवान शिव को दक्षिण भारत में नटराज के नाम से जाना जाता है, नटराज भगवान के नाम से, है ना। G20 का सम्मेलन हुआ, 18वां G20 सम्मेलन था कंप्यूटर जी। 18वां G20 का सम्मेलन दिल्ली में हुआ 8 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक। तो प्रगति मैदान भारत मंडपम में 27 फीट ऊंची या 28 फीट थी शायद, 28 फीट ऊंची भगवान नटराज की प्रतिमा लगाई गई, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा थी। नटराज की प्रतिमा की, स्पेशली नटराज की प्रतिमा की बात हो रही है ना। तो नटराज की कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? तो चोल कला का। चोल साम्राज्य के लोगों ने ये स्थापित कराई थी और मंदिर भी स्थापित कराए। 90% से अधिक वन भारत के कौन से राज्य में? ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जहां पर 90% से अधिक वन है? कितने प्रतिशत से अधिक वन है? 90% से अधिक वन है भाई साहब। तो 90% से अधिक वन कौन से में? एमपी में। सबसे ज्यादा जंगल मध्य प्रदेश में है। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा जंगल मिजोरम में है, परसेंटेज में मिजोरम और क्षेत्रफल में एमपी। एक जनजाति है जिसका नाम है इन्यूट। इन्यूट जनजाति कहाँ निवास करती है, कहाँ नहीं निवास करती है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। कहाँ नहीं रहती है? अब कहाँ रहती है? तो ग्रीनलैंड में रहते हैं जो लोग, कनाडा में रहते हैं, और मेरे ख्याल से अलास्का में भी ये लोग निवास करते हैं कुछ एक,
क्षेत्र में अलास्का के में, ठीक है। इन इलाकों में जो रहते हैं इन्यूट जनजाति के लोग, नोट कर लेना। अगला है अदम को किसने मारा? अदम सिंह को। अदम सिंह अकबर के दरबार में रहता था, अकबर के साथ इसका लालन पालन हुआ था, अकबर के साथ ही बड़ा हुआ था, अकबर के साथ मुख्य भूमिका में रहता था। ये भारत में जब अकबर गद्दी पर बैठा था 1656 से 1556 से 1605 तक, तो मुख्य भूमिका में था। लेकिन अकबर के खिलाफ ही ये रणनीति बनाने लग गया, प्लानिंग बनाने लग गया, षड्यंत्र बनाने लग गया। इस वजह से ऐसा मुगलों में या मुगल साम्राज्य में हम पढ़ते हैं, कहा जाता है अकबर के शासनकाल में कि अकबर ने स्वयं इसकी हत्या करी थी। जब ये अकबर के खिलाफ ही षड्यंत्र करने लग गया, अपने राजा के खिलाफ, अपने उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके दरबार में रह रहा है, उसी के खिलाफ षड्यंत्र करने लग गया, तो अकबर ने स्वयं मारा अदम खां को। और अदम खां का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है, ये भी नोट कर लेना आप, कोई और नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है, लेकिन वो टूटा फूटा, सरकार भी ध्यान नहीं देती। स्वयं अकबर ने मारा, कई बार क्वेश्चन आ गया है, स्वयं अकबर ने कैसे मारा? अदम खां को मारा, जो अकबर के दरबार में रहता था, षड्यंत्र की वजह से। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसका नहीं रहा है? प्रश्न है, नहीं रहा है योगदान। योगदान तो आप जानते हैं किस किस का रहा है, नहीं में तो कुछ भी देगा वो, उस व्यक्ति को छोड़ करके, उस शासक को छोड़ करके। किस किस का रहा है कुतुब मीनार में? तो आप जानते हैं, सबसे पहले तो नाम क्या है ये कुतुब, तो उसका भी आंसर आएगा सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी, बाकी का निर्माण कराया इल्तुतमिश ने। निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया। तीसरा पॉइंट बनता है पुनर्निर्माण किसने कराया? तो वो FST ने कराया था। चौथा पॉइंट बनता है एक और, लोधी वंश से। चौथा पॉइंट को छोड़ो, बहलोल लोधी के बारे में भी उल्लेख है बहुत सारी पुस्तकों पर। ये 3 शासक सबसे ज्यादा पेपरों में पूछे गए। इनके अलावा कोई और ही ऑप्शन मिलेगा कि किसका योगदान नहीं था, वो ही गलत लगा देना आप। ये तीनों आ जाएं तो सही है कुतुब मीनार के निर्माण में। अगला क्वेश्चन है, धनुषकोटी भारत में कहाँ स्थित है? हाँ, धनुषकोटी वो जगह है जहाँ से भगवान राम ने, श्री राम ने राम सेतु बनाया था, ये वो जगह है भारत की। तो हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि श्रीलंका में स्थित है, श्रीलंका से राम सेतु बनाया था। कंप्यूटर जी को ले जाएंगे हम यहाँ पे घुमाने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर जी चलेंगे धनुषकोटी, कंप्यूटर जी को धनुषकोटी में ले जा करके, सुनो तो सही, कंप्यूटर जी को धनुषकोटी में ले जाके ऊपर से अंदर सागर में कुदा देंगे, फिर कहेंगे कि आप आओ, ठीक है। तो धनुषकोटी वो जगह है जहाँ से भगवान राम ने क्या बनाया, सेना ने, राम सेतु लंका जाने के लिए। तो कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। आंसर बस तमिलनाडु लगा दो। और तमिलनाडु में कौन से जिले में? रामेश्वरम में। कौन से जिले में? रामेश्वरम। अच्छा, आर्द्रता होती है वायुमंडल में, नमी होती है वायुमंडल में, आर्द्रता बोलते हैं, नमी बोलते हैं, है ना। चिपचिपाहट सी महसूस होती है हमें भी, जब बारिश के दिनों में जब बारिश पड़ती है तो बारिश थम जाती है तो कुछ समय के लिए, है ना, इस तरीके की नमी रहती है हमेशा। आप उसको देखेंगे वायुमंडल में, आसपास बहुत सारी चीज़ों अपने आप अपने शरीर पर भी महसूस होती है, ठीक है, मानव शरीर पर भी। तो आर्द्रता जो होती है वायुमंडल में, उसे मापने का काम कैसे करते हैं? एक मीटर होता है, जिस मीटर का नाम है हाइग्रोमीटर। पीछे तो मीटर कॉमन शब्द है, मीटर मतलब जैसे चीज़ों को मापा जा रहा है, उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। तो हाइग्रोमीटर के माध्यम से आर्द्रता के बारे में अध्ययन करते हैं या पता लगाते हैं या उसके बारे में मापते हैं उसे, ठीक है, कितनी ह्यूमिडिटी है वायुमंडल में। अब आर्द्रता अखबार में लिख करके आती है, तो वो किस पैरामीटर के आधार पर? पहले हाइग्रोमीटर से उसका पता लगाते हैं, उसके आधार पर बताते हैं कि कितनी वायुमंडल में रही। पीतल है, पीतल के बर्तन बहुत सारे पाए जाएंगे घरों में। तो जो पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं, 2 धातुओं का इस्तेमाल करते हैं पीतल बनाने में। कितनी? 2 धातुएं। 2 धातुओं के मिलने से ही पीतल का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें एक तांबा मिलाते हैं और एक जस्ता मिलाते हैं, या इंग्लिश में कहें तो कॉपर और जिंक आ जाएगा, जैसा कि हमारे कंप्यूटर जी कह रहे थे, कॉपर और जिंक। जेरूसलम किसका तीर्थ स्थल नहीं है? क्वेश्चन आ सकता है, करंट अफेयर्स का भी है, GS का भी है। जेरूसलम चूंकि विवाद में है, इजराइल का इस समय युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है इजराइल की हमास नामक आतंकवादी संगठन से, जो कि उसने पिछले दिनों 7 अक्टूबर को 2023 में अटैक कर दिया था उसके निवासियों पर, इजराइल के लोगों पर। तो उसका जवाब फिर इजराइल ने दिया। तो ऐसा कहा जाता है, इस पूरी हिस्ट्री में हम जाएं पीछे बैकग्राउंड में, तो जेरूसलम जो राजधानी है इजराइल की, वहाँ पर स्थित जो एक मंदिर है उसे माउंट टेम्पल भी कह लीजिए, है ना, टेम्पल माउंट बोलते हैं, जो कि एक पहाड़ी पे स्थित है वो एक इलाका, है ना। तो उस एक इलाके को, उस पवित्र जगह को 3 धर्मों के लोग अपना बताते हैं कि भाई हमारा जो स्टार्टिंग है या हमारा जो मूल जगह है वो हमारे धर्म की यही है। अब कौन सा धर्म नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछा है इसमें। जेरूसलम किसका तीर्थ स्थल नहीं है, तो किस किस का है? तो पहले ये देख लो आप,
तो पहले तो यहूदियों का है, यहूदी मतलब इजराइल वाले लोग यहूदी धर्म को मानते हैं। दूसरे दावा करते हैं कि मुस्लिम लोग कहते हैं कि भाई हमारे उनसे जो पैगंबर हजरत साहब से उनसे संबंधित है, उनके परिवार से उनसे संबंधित कोई व्यक्ति यहाँ पे आया था। और तीसरे व्यक्ति कौन से भाईजान? ईसाई, तीसरे ईसाई वाले धर्म के। तो ये 3 धर्मों के लोग विश्व के मानते हैं अपना पवित्र स्थल जेरूशलम को, जो इजराइल की राजधानी है। यहूदी, मुस्लिम और ईसाई। है कौन सा नहीं तो ऑप्शन में कोई आ सकता है, जैसे बौद्ध आ जाए, जैन आ जाए, पारसी आ जाए, कोई ऑप्शन में आ जाएगा तो उसे टिक कर दो। उनका नहीं है किसी का। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला साहित्यकार, सबसे पहले जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ या मिला 1982 में मिला, और जिनका नाम था महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को सबसे पहले महिलाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, 1982 में मिलता है। और रचना का नाम था यामा। कौन सी रचना के लिए मिला? कृति के लिए, यामा के लिए इनको मिला। महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्म हुआ था इनका, यूपी के फर्रुखाबाद में, जो कि आलू के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है और कांच के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। औद्योगिक दृष्टि से, उद्योग के आधार पर देखेंगे तो फर्रुखाबाद को। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। इसके अलावा मोहिनी अट्टम नृत्य, अब ये तो आप रट रहे होंगे, खूब रटते हैं, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे हैं एसएससी ने अलग अलग एग्जाम्स में। मोहिनी अट्टम नृत्य जो किया जाता है दक्षिण भारत में, वो कौन से भगवान का रूप धारण करके किया जाता है? या ऐसा कहा जाता है कि उन भगवान ने मोहिनी अट्टम का रूप धारण किया था और यहाँ पे केरल के समुद्र के तटों पर नृत्य किया था, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख बताते हैं। इस आधार पर यह परंपरा चल रही है दक्षिण भारत में मोहिनी अट्टम की। तो मोहिनी अट्टम नृत्य भगवान विष्णु के रूप में किया जाता है, वहां पे भगवान विष्णु के रूप में किया जाता है, भगवान विष्णु से ही संबंधित है मोहिनी अट्टम नृत्य। अब आप पढ़ते हुए से ये एक्स्ट्रा पढ़ना बेटा है ना, एक्स्ट्रा जानकारी। कौन से राज्य में होता है? तो केरल में होता है, बस दक्षिण भारत के राज्य में। तैमूर लंग एक आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया 1398 में। 1398 में इसने आक्रमण किया। लंग मतलब एक पैर से दिव्यांग था, एक पैर नहीं था, एक पैर इसका चला गया था किसी लड़ाई में, आक्रमण में, हमले में, तोप में, गोले में, लेकिन फिर भी भारत पर आक्रमण किया इसने और एक तरीके से भारत में इसने कत्लेआम कर दिया भाई साहब, कत्लेआम मचा दिया। दिल्ली से लेकर मेरठ तक की सड़कों पर जब ये चला अपनी सेना को लेकर के, तो ऐसा कहा जाता है, हमारे इतिहास में जो लिखा है, इतिहासकारों ने लिखा है, हमारा इतिहास तो कहा, वो बाहर के लोगों से इतिहास भरा पड़ा है भारत का पूरा। ठीक है, मतलब लोगों की गर्दनों को काट काट करके मीनारें खड़ी कर दी थी, इतने लोगों की हत्या करी, वो भी गर्दन काट करके। तैमूर लंग की सेना ने जब 1398 में इसने आक्रमण किया। नसरुद्दीन महमूद उस समय दिल्ली का शासक था, याद रखना। मीनारें खड़ी कर दी थी और सेम मीनारें बाबर ने 16 मार्च 1527 खानवा के युद्ध में, जो खानवा नामक जगह भरतपुर जिले के अंतर्गत आती है, फतेहपुर सीकरी से लगी हुई एक इलाका है खानवा, वहां पर कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के थे। मेवाड़ के शासक राणा सागा, मेवाड़ के शासक थे राजस्थान के राणा सागा, जिनका नाम संग्राम सिंह भी पढ़ते हैं हम। उनमें और बाबर में युद्ध होता है, खानवा में भयंकर युद्ध होता है, पूरी ताकत से युद्ध होता है। ठीक है, तो इस युद्ध में कहा जाता है कि बाबर ही विजेता रहा और बाबर ने हमारे राणा सांगा की सेना में जितने भी सिपाही थे, सिपाहियों की गर्दनें काट के पूरी मीनारें बना दी थी खानवा में। ये भी इतिहास में दर्ज है। तो बड़ा कृत्य काम किया था इन लोगों ने। खैर अब इनका समय नहीं है, अब तो भगवान जय श्री राम का मंदिर बन चुका है, निर्माण हो चुका है। तो 1398 में इसने आक्रमण किया, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अगला है करंट का है जी, पासपोर्ट इंडेक्स आया अभी हाल ही में विश्व में। पासपोर्ट एक रैंक आती है, उस आधार पर यह देखा जाता है कि कौन से देशों के जो नागरिक हैं वो कितना अच्छा व्यवहार दुनिया भर में, विश्व भर में कर रहे हैं, क्या कंडीशन है, उसमें पासपोर्ट को रैंक दी जाती है उस हिसाब से। तो भारत की जो रैंक आई है अभी आई है हाल में, पासपोर्ट रैंक 2024 का है, 80वीं रैंक पे भारत। कौन सी रैंक पे भारत? 80वीं रैंक पे। ये पॉइंट याद रखना है ना, 80वीं रैंक पे है पासपोर्ट में। और अगर दुनिया के पहले देश की बात करें यहाँ पे पासपोर्ट इंडेक्स में, तो इस बार 6 देशों को पहला ही स्थान दे दिया इस रैंक ने, ये पहली बार हुआ है। इससे पहले हमेशा जापान और सिंगापुर पहले स्थान पर रहते थे कई सालों से। जापान और सिंगापुर तो हैं, ये दोनों कहाँ के हो गए? एशिया महाद्वीप के देश हैं, जापान भी है, सिंगापुर भी है पहले स्थान पर। इसके अलावा 4 देश और हैं यूरोप महाद्वीप के, जिसमें फ्रांस है, इटली है, स्वीडन है, स्पेन है, कुछ 4 कंट्री और हैं और 2 जो है, ऐसे करके 6 को पहला स्थान है।
इंडिया 80वें स्थान पे है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण आया अभी हाल ही में 2024 का भारत में। भारत का सबसे साफ शहर, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ये पेपर हूबहू पेपर इसी तरीके से बन करके आएगा आपका, और ऐसे ही आपको और प्रैक्टिस कराएंगे। इसी तरीके से आपको पढ़ना है, लगातार शेयर करते रहिए। अपने रिश्तेदारों के लिए शेयर अवश्य किया करो, पढ़ाओ रिश्तेदारों को भाई, दूर दराज के जितने भी रिश्तेदार हैं। जो हमारे एक विद्यार्थी स्टूडियो में बैठा है, इससे कहेंगे कि जी अपनी वाइफ को भी पढ़ाए, ये दूल्हा बन के जाएगा बच्चा कुछ दिनों बाद। ऐसे वीडियो शेयर कर दिए इसने, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही दुनिया में आगे बढ़ पाएगा किसी भी क्षेत्र में, लेकिन पहले शिक्षा होना जरूरी है उसके लिए। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में यूपी का सबसे साफ शहर है नोएडा 2024 में, और ऑल ओवर इंडिया में से 14वीं रैंक मिली है, ऑल ओवर इंडिया में 14वीं रैंक। ठीक है, और भारत का सबसे साफ शहर आ जाए प्रश्न में, तो 2 शहर पहले नंबर पे दिए हैं इस साल। एक इंदौर तो है ही, सूरत उसके साथ और शामिल हो गया गुजरात का। इन दोनों शहरों को पहला स्थान दिया गया। इंदौर और सूरत भारत के साफ शहर हैं 2024 के हिसाब से, लिख लेना। ईडी, इसे पढ़ते रहते होंगे आप, ईडी के बारे में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं इसे, प्रवर्तन निदेशालय। ये भ्रष्टाचार की जांच करता है ये विभाग भारत सरकार में, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है ये विभाग, गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करता है। तो इसके नए चीफ बने अभी 2023 में, अक्टूबर या नवंबर के महीने में। तो इसके जो नए हेड बने वो राहुल नवीन बने। ये एजेंसी बहुत चर्चा में रहती है, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। राहुल नवीन इसके हेड हैं ईडी के। ये बड़ी छापे मारती रहती है, रेड करती रहती है पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं। अब एक देश चर्चा में, फिलिस्तीन, लगातार इजराइल से युद्ध की वजह से। फिलिस्तीन की राजधानी हमने लिया है यहाँ पे रामल्ला। फिलिस्तीन की राजधानी क्या है? रामल्ला। और साथ साथ इजराइल की राजधानी भी लिख लेना, जेरूसलम। मैं पढ़ाई चुका हूँ पहले क्वेश्चन में, जेरूसलम जान ले लिया, इजराइल की राजधानी है। दोनों देश युद्ध में है, इस वजह से मुद्राएं भी आ सकती है, मुद्राएं भी बताएंगे आपको अगले पेपर में, टेस्ट में। इस तरीके से सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कोशिश करेंगे कराने की। गाजा पट्टी चर्चा में है करंट अफेयर्स में। गाजा पट्टी फिलिस्तीन का एक हिस्सा है जो कि इजराइल के भूभाग के अंतर्गत ही आता है। तो गाजा पट्टी के ही आतंकवादी संगठन हमास ने, हमास कहाँ पे सक्रिय है? गाजा पट्टी के भीतर। और गाजा पट्टी ज़्यादा नहीं, छोटा सा इलाका, कोई 30-32-35 किलोमीटर के एरिया के अंतर्गत है, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। भूमध्य सागर से लगा हुआ हिस्सा है। ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीसीएस के, अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई है, उसमें पूछा था गाजा पट्टी की सीमा कौन से सागर से लगती है? तो गाजा पट्टी की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। इजराइल की भी सीमा कौन से सागर से लगती है? भूमध्य सागर से लगती है। ये पॉइंट याद रखने हैं आपको। तो भूमध्य सागर से सीमा लगती है, पहला पॉइंट। और आपसे ये पूछ ले कि कौन सा आतंकवादी संगठन सक्रिय है इसके अंदर, तो हमास नामक आतंकवादी संगठन सक्रिय है, उसी ने अटैक किया इजराइल के ऊपर। अगला पॉइंट है भारत का सबसे लंबा पुल, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री जी ने। भारत का अभी तक का सबसे लंबा पुल है ये समुद्र के ऊपर, हाल ही में इसका उद्घाटन किया और इसका नाम अटल सेतु रखा गया, अटल जी के नाम पर रखा गया। इसका नाम नोट कर लेना, ध्यान रख लेना, अटल सेतु रखा गया है। तो कुल लंबाई इसकी लगभग 22 किलोमीटर है, 21.8 किलोमीटर की लंबाई है। मुंबई से नवी मुंबई के बीच में है ये। दो इलाके अगर आपसे पूछे जाए कि भाई कहाँ से है, तो मुंबई से जाएंगे नवी मुंबई, मुंबई से नवी मुंबई के बीच में बनाया गया, समुद्र के ऊपर 21.8 किलोमीटर लंबा है। भारत का सबसे लंबा पुल है जी, अरब सागर के ऊपर बनाया गया है। मुंबई कौन से सागर से लगी हुई है भैया? अरब सागर से लगी हुई है। अरब सागर के पास में बॉम्बे में क्या स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, ये आपको याद रखें। हाजी अली की दरगाह बहुत प्रसिद्ध है बॉम्बे में, वो बिल्कुल समुद्र के अंदर ही है ना। तो हाजी अली की दरगाह बहुत फेमस है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? वो भी बॉम्बे में स्थित है। एलिफेंटा द्वीप 10 किलोमीटर अंदर है। आप नावों के माध्यम से अरब सागर में जाएंगे अंदर टापू पे घूमने, तो एलिफेंटा द्वीप पे बहुत सारे लोग जाते हैं, जिनके अंदर दिल हृदय होगा बिल्कुल समुद्र के उस पानी को झेलने लायक, भैया वही जाएंगे। जो जाएगा एलिफेंटा पे, हमारा भाई बैठा है यहाँ पे, इसके शादी के बाद इसे एलिफेंटा ही भिजवाएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया के बाद ताज होटल में चाय पिएगा जी, उसके बाद एलिफेंटा घूमेगा, फिर वापस आएगा जी, फिर इसे दूसरी जगह भिजवाएंगे, फिर जाएगा माजुली द्वीप को घूमने के लिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप आसाम में स्थित है। ठीक है, तो एक किताब ली है हमने यहाँ पे, एक रचना ली है, भारत दुर्दशा। किसकी कृति है या रचना है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस आंसर को हम छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर दीजिए। इसी तरीके से आपका पेपर सेटअप हो रखा होगा, ऐसे ही आप तैयार करिए अच्छे से, और क्लास को बहुत अच्छे से शेयर भी करते रहिए अपने मित्रों, छोटे बड़े बीच के सभी के लिए शेयर करते रहिए। अगले टॉपिक पे, अगले प्रैक्टिस सेट पे फिर लेकर के आएंगे क्वेश्चन, जीएस के भी लाएंगे, हिंदी के भी लेकर के आएंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, अपने सुझाव भी देते रहें, उनसे और बेहतर करने की हमारी कोशिश रहती है हमेशा। अच्छा से अच्छा कोशिश रहती है कि बढ़िया से बढ़िया बच्चों को, विद्यार्थियों को दिया जाए।
जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन उनके आ सकें वहाँ से और मिल सकें उनको क्वेश्चंस, कम समय में ज़्यादा मैटर उनको दिया जा सके। ये हमारी कोशिश रहती है। मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, आनंद से रहिए अपने जीवन में। सभी को जय श्री राम। राधा रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहेगी। राधे राधे, नमस्कार।